लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था और किंगडम प्रोटिस्टा में 3 टाइप के प्रोटिस्ट को हमने रिप्रेजेंट किया था। वन टाइप वाज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिसमें डायटम, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिना इंक्लूड होते हैं। सेकंड टाइप डिकम्पोजर प्रोटिस्ट जिसमें स्लाइम मोल्ड इंक्लूड होते हैं। और थर्ड टाइप प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट in which protozoans like amoeba, paramecium, plasmodium ये इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। Photosynthetic protist, it means those protists which can perform plant-like photosynthesis. Those protists which perform plant-like photosynthesis. प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस इट मींस दैट इज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा CO2 के रिडक्शन से, बट एज वेल एज ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में इवॉल्व होगा। ओके, तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। तो ऐसा ओनली अभी तक हमने जो पढ़े हैं किंगडम्स उसमें से ओनली साइनोबैक्टीरिया कर पाते थे। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। साइनोबैक्टीरिया के साथ अब हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी ऐसा कर सकते हैं। और ये प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट तो ऑब्वियसली करते होंगे। तो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन इवॉल्व करते फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स। ध्यान रखो। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में 3 ग्रुप्स आते हैं, 3 क्लासेस इंक्लूड होती है। okay? तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इंक्लूड्स 3 क्लासेस। 3 क्लासेस आती है इसमें। कौन कौन सी वो 3 क्लासेस? क्राइसोफाइटा, क्लास क्राइसोफाइटा, जिनके मेंबर्स होंगे डायटम्स एंड डेल्मिट्स। ओके, मेंबर्स डायटम्स एंड डेल्मिट्स, गोल्डन ब्राउन हल्की कहेंगे हम जिसको। सेकंड क्लास होती है यहाँ पर पायरोफाइटा, क्लास पायरोफाइटा एंड मेंबर्स पायरोफाइट्स होते हैं, उनको कॉमनली कहते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स। एंड थर्ड नंबर की क्लास होती है क्लास यूग्लिनोफाइटा, क्लास यूग्लिनोफाइटा, और इनके मेंबर्स होते हैं यूग्लिनोइड्स। सर आप लाइट लगाओ सर, दिख ही नहीं रहा कुछ। बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे इधर पावर कट हुआ है और इसलिए मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि बेटा आप लोगों को बोर्ड पर अगर विजिबल होगा तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेरे पास में रिफ्लेक्शन आता है बेटा, आपको जो दिख रहा होगा उसका,
तो मुझे तो यहाँ पर सारी चीजें दिख रही है। सर लेफ्ट का नहीं दिख रहा है बस, वो भी अभी थोड़ा क्लियर हो थोड़ा गया अभी। ब्लर है। थोड़ा ब्लर है बस। हाँ बेटा, वो लाइट के कारण ब्लर होगा, लाइट नहीं है तो। अगर आपको बोर्ड पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम 2-3 मिनट वेट कर लेते, लाइट का अगर नहीं आती है तो क्लास यहीं पर हम एंड कर देंगे। अदरवाइज अगर आपको दिख रहा होगा तो क्लास कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं दिखेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा आपको पढ़ने का। और अगर दिखेगा तो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछ सकेंगे, पढ़ पाएंगे। सर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है? यस बेटा। सर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है? ओके, आ गई बेटा अभी। और ठीक है, अब तो पावर आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। अब क्लियर दिख रहा होगा ना बेटा अब, हाँ है ना? यस सर। चलो, तो अच्छा हुआ हमने पावर कट के कारण क्लास कैंसिल नहीं की। ठीक है, इसीलिए हम जब भी पावर कट होती है तो देख लेते हैं कि 10-15 मिनट का कम से कम वेट कर लेते हैं। अच्छी बात है, ज्यादा देर की नहीं। हाँ, तो यूग्लिनोफाइटा के मेंबर्स को यूग्लिना कहते हैं। ओके, यूग्लिनॉइड्स। और इसके मेंबर, सोल मेंबर रहते हैं यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स। एंड सोल मेंबर मतलब अकेले मेंबर होते हैं यूग्लिना, यूग्लिना स्पीसीज, मतलब यूग्लिना के डिफरेंट स्पीसीज, यूग्लिना विरिडीज वगैरह। तो यूग्लिना, यूग्लिनोफाइटा के अकेले मेंबर है यूग्लिना। जबकि डाइनोफ्लैजेलेट जो ग्रुप है उसमें अलग अलग मेंबर्स पढ़ेंगे हम, नेविकुला, ट्राइसेरेटी, सॉरी, नॉक्टिलुका, ग्वानियोलक्स, ओके, सेरेटियम, ऐसे पढ़ेंगे। डायटम डेस्मिड्स में भी हम पढ़ेंगे नेविकुला, ट्राइसेरेटियम, ओके, ऐसे हम मेंबर्स वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन यूग्लिनॉइड्स में ओनली यूग्लिना मेंबर्स होते हैं, यूग्लिना की अलग अलग स्पीसीज होती है, बस यूग्लिना ही मेंबर्स होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो। बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट सच टाइप के ऑर्गेनिजम्स है जिनमें प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब उनमें प्लांट के जैसा, मतलब प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर? ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। फिर हमने कहा कि ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है इनमें 3 क्लासेस इंक्लूड होती है। फर्स्ट क्राइसोफाइटा, सेकंड पायरोफाइटा, थर्ड यूग्लिनोफाइटा। क्राइसोफाइटा के जो मेंबर क्राइसोफाइट्स रहेंगे वो मेनली 2 ग्रुप्स में होते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। 2 बड़े ग्रुप हैं जिनके अंडर में सभी मेंबर्स आएंगे फिर क्राइसोफाइट्स। सेकंड क्लास है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के मेंबर्स को कॉमनली हम डाइनोफ्लैजेलेट कहते हैं और डाइनोफ्लैजेलेट के अंडर में सभी मेंबर्स आएंगे। थर्ड यूग्लिनोफाइटा क्लास, और उसके अंडर में यूग्लिनॉइड्स आते हैं, और यूग्लिनॉइड्स में केवल मेंबर होते हैं यूग्लिना ओनली। सोल मेंबर। डन बेटा, स्क्रीनशॉट। यस सर। गुड। नाउ अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास क्राइसोफाइटा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में क्राइसोफाइटा पढ़ेंगे फर्स्ट। Chrysophytes are actually golden brown in color, और अर्लियर इनको पहले एल्गी में रखा जाता था। इसलिए कॉमनली क्राइसोफाइट्स को गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं।
नंबर 1 क्लास क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइट्स के दो ग्रुप्स होते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स. Earlier chrysophytes were termed as golden brown algae, termed as golden brown algae. ओके, और इनको पहले प्लांट में रखा जाता था जब तक क्राइसोफाइटा नहीं बना था, जब तक प्रोटिस्टा किंगडम नहीं बना था हिकल का, तब तक इनको टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको प्लांट्स में रखा जाता था और अलगी कंसिडर किया जाता था. बट जब 1931 में नॉल एंड रस्का, इन दो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, तब इनको देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और पता चला कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब इनकी सेल प्रोकैरियोटिक सेल है. ठीक है, रॉन्ग है, यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए. इनको मैं आपको इसलिए देखना चाह रहा था कि आप किंगडम मोनेरा में पढ़ रहे हो अभी कि किंगडम प्रोटिस्टा में, लेकिन किसी ने भी वहां पर नहीं बोला, इसलिए आप लोग अटेंटिवली सुना करो. ओके, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स नहीं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें मिलेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिली, मतलब ये यूकैरियोट है. बट ये कैसे है? यूनिसेलुलर. तो हिकल ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किस ग्रुप में रखा था बेटा? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. और कौन सा किंगडम बनाया था यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए उसने? प्रोटिस्टा. गुड, प्रोटिस्टा ही किंगडम बनाया था. इसीलिए हम नाउअडेज हम गोल्डन ब्राउन अलगी जिनको कहा जाता है, उनको हम किस में पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा में, और वो उनको नाम देते हैं अब क्राइसोफाइट्स. ओके, तो ऑल प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर है, तो सिंगल सेल वाले तो माइक्रोस्कोपिक होंगे. ओके, ये सभी में आ जाएगा. इनकी हैबिटेट आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है कि कहाँ मिलते हैं. तो हमें पता है कि प्रोटिस्ट, ऑलमोस्ट ऑल प्रोटिस्ट क्या है? एक्वेटिक. ऑलमोस्ट ऑल मतलब लगभग सभी. कुछ ही ऐसे जो पैरासिटिक फॉर्म में है, तो इसलिए ये भी एक्वेटिक यहाँ पर होंगे. और एक्वेटिक में मोस्टली मरीन मतलब सी वाटर फॉर्म ज्यादा मिलते हैं. क्राइसोफाइट्स के सी वाटर फॉर्म्स मिलते हैं ज्यादातर. ओनली फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म. फ्रेश वाटर फॉर्म, फ्रेश वाटर बॉडीज में रहने वाले, मतलब रिवर, पॉन्ड, लेक, इनमें मिलने वाले फ्रेश वाटर फॉर्म से. न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी पता है आप लोग को कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, तो ऑटोट्रॉफ है. ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ओनली बैक्टीरिया में मिलते हैं. ओके, बाकी किसी भी ऑटोट्रॉफ में आपको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ लिखना है. ओनली फ्यू ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस करते हैं. देन अगर ये फूड बना रहे हैं खुद का, तो मतलब ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो 24 आवर्स लाइट नहीं मिलती. ओके, तो इनको जितनी लाइट मिली है उसमें
जितना ज्यादा फूड बना सकते उतना बनाना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब है कि ये कुछ फूड एक्सेस में बना करके स्टोर कर लेते हैं, जब लाइट अवेलेबल नहीं होगी तब वो यूज करेंगे। ओके, तो मोस्ट ऑफ दी ऑटोट्रॉप ऐसा करते हैं, और इवन हम भी हेटेरोट्रॉप भी ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो फूड आता है उसका कुछ पार्ट हम स्टोर करके रख लेते हैं। ओके, जैसे एक्सेस में ग्लूकोज आएगा तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम स्टोर कर लेते हैं लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में। ओके, अगर एक्सेस में फैट आएगा तो सबडर्मल एडिपोज टिश्यू हमारे पास में होता है डर्मिस के नीचे, जहां पर हम इस फैट को स्टोर करके रख लेते हैं। ओके, ये सबडर्मल एडिपोज टिश्यूज में फैट स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम वहां पर फूड को स्टोर करते हैं। तो ये भी एक्सेस में फूड बना रहे हैं, जब लाइट अवेलेबल नहीं होगी सनलाइट, तब ये उस फूड का यूज करके एनर्जी लेते रहे। तो वो फूड किस फॉर्म में स्टोर रहेगा? फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल स्टार्च। ओके, हमारे पास में जो हम जो फूड खाते हैं उसमें स्टार्च भी आता है। तो प्लांट ज्यादातर अपना जो स्टोरेज करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। ओके, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का स्टार्च ये बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च। क्राइसोलेमिनेरिन क्राइसोलेमिनेरिन स्टार्च। ओके, ये स्पेशल टाइप का स्टार्च होता है, मतलब स्टार्च का ही डेरिवेटिव है जो इनके पास में बनता है और स्टोर होता है। क्राइसोफाइटा, तो क्राइसो से क्राइसोलेमिनेरिन स्टार्च। ओके, ये ध्यान रखना। तो क्राइसोलेमिनेरिन स्टार्च ये बनाते हैं स्पेशल टाइप का। ओके, और उसको स्टोर करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको ब्रेक करके वापस से ग्लूकोज बना लेंगे और उससे एनर्जी लेंगे और एक्टिव रहेंगे। इनकी सेल वॉल भी स्पेशल होती है। इनकी सेल वॉल का अपीयरेंस, सेल वॉल बाहर का स्ट्रक्चर बनाएगी और सेल वॉल का अपीयरेंस ऐसा होता है जैसे सोप बॉक्स लाइक। ओके, आपने देखा होगा सोप बॉक्स जिसको कवर किया जा सके, सोप को रख करके कवर कर देते, वो वाला, मतलब 2 लेयर वाला सोप बॉक्स। ओके, तो कुछ कुछ ऐसा बस केवल एक सिंगल सा होता है जिसमें सोप रखा जाता है, लेकिन सोप बॉक्स, बॉक्स बोला मतलब वो 2, उसमें एक ऊपर का कवरिंग भी है, ऊपर से बंद हो सकता है। तो इस तरह के अपीयरेंस वाला सोप बॉक्स अपीयरेंस वाली सेल वॉल होती है इनके पास, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सेल वॉल एक ही है, एक ही लेयर है, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट डायटम्स डेजमिट्स में, क्राइसोफाइट्स में, एंड of soap box like appearance, soap box like। ओके, 2 लेयर वाली सोप बॉक्स लाइक। तो आपको अगर पूछा जाए कि सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल किस में मिलती है, तो डायटम डेजमिट दोनों में से एक ऑप्शन या दोनों भी आ जाए, वहां पर क्राइसोफाइट्स लिखा आ जाए तो आप उसमें लिख सकते हैं। इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है फिर? जैसे प्लांट की अगर सेल वॉल होती, तो प्लांट की सेल वॉल को हम कहते हैं कि सेलुलोज से बनती है ओनली, सॉरी मेनली 60% सेलुलोज होता है और 40% पार्ट फिर पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ओके, हेमीसेलुलोज, ऐसे अलग अलग पार्ट्स वहां पर बना सकते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनती है वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है, हम पढ़ चुके हैं। और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होते हैं, और इंस्टेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर वहां पर ब्रांच चेन लिपिड या लो मॉलिक्यूलर वेट वाले लिपिड से बनती है सेल वॉल। तो आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनती सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट रहती है आर्की बैक्टीरिया में, और वो बनती है सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया की
ब्रांच चेन लिपिड में, ब्रांच चेन लिपिड से, और वो ब्रांच चेन लिपिड लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। तो यहाँ पर क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल का कंपोजिशन होता है सेलुलोज impregnated with silica. Okay, cellulose impregnated with silica. तो ओनली सेलुलोज नहीं है यहाँ पर, या फिर प्लांट के जैसा नहीं है कि सेलुलोज के साथ में पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन है। यहाँ पर सेलुलोज के अंदर धसे हुए हर एक सेलुलोज मॉलिक्यूल के साथ में सिलिका इस तरह से बाइंड है, इम्प्रिग्नेटेड है, मतलब कि इस तरह से बाइंड है कि सिलिका और सेलुलोज को अलग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सेलुलोज के साथ इम्प्रिग्नेटेड है, मतलब उसके अंदर बहुत धसी हुई है। ओके, तो सेलुलोज और सिलिका को अलग नहीं कर पाएंगे, है ना। सिलिका जैसे रेत में भी सिलिका मिलती है, सिलिका से हम ग्लास बना सकते हैं। ओके, मिरर वगैरह बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं सिलिका से। तो वो सिलिका यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इस सिलिका प्रेजेंस के कारण सेलुलोज के साथ में इस तरह से बाइंड है कि सिलिका को हटाया नहीं जा सकता सेलुलोज का। इसके कारण इसकी प्लांट को इसकी सेल वॉल को डिकम्पोज करना बहुत ही टफ है। ओके, तो बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन नहीं होता। इसलिए जब किसी डायटम की डेथ होती है, ओके, किसी डायटम की डेथ होती है, तो उसके अंदर का मटेरियल तो डिकम्पोज हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, वो सब डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन सेल वॉल जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती। ओके, तो इवन आफ्टर डेथ सेल वॉल रिमेन एज सच रहेगी, और वो सेल वॉल अब बॉटम में डिपॉजिट होगी। ओके, वाटर बॉडी में बॉटम में डिपॉजिट होगी। तो मेनली ये मरीन है, इसलिए मरीन इन्वायरमेंट में वहां पर डिपॉजिट होगी, और उसको हम बोलेंगे डायटोमेशियस अर्थ। ओके, cellulose impregnated with silica which is very hard to decompose, very hard to decompose। इसको डिकम्पोज करना बहुत ही ज्यादा टफ है, एंड आफ्टर डेथ ऑफ डायटम्स, तो जितने डायटम्स डेली डेथ होती जाएगी उनकी सबकी जो सेल वॉल है वो बॉटम में डिपॉजिट होती जाएगी। आफ्टर डेथ ऑफ डायटम्स देयर cell walls deposit at bottom of sea and form soil-like structure, क्योंकि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, वो ऑर्गेनिज्म ही माइक्रोस्कोपिक है, तो उसकी सेल वॉल तो माइक्रोस्कोपिक होगी ही, और वो माइक्रोस्कोपिक सेल वॉल जब बॉटम में डिपॉजिट होगी तो वहां पर माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स के कारण, डिपॉजिट होने के कारण वहां पर ऐसा सॉइल लाइक टेक्सचर वहां पर हमको दिखेगा, अपीयरेंस दिखेगा। ओके, और इसको फिर हम कहते हैं which is called as diatomaceous earth। आपको दिख रहा है कि which is called as diatomaceous earth और किसलगुर। ओके, इसको दो नाम दिए जाते हैं, डायटोमेशियस अर्थ और किसलगुर। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
डन। Yes, sir. Sir, done. ओके, तो किसलगुर और डायटोमेशियस अर्थ ये बनाते हैं। तो ये जो किसलगुर और डायटोमेशियस अर्थ है, इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। बताओ, अगर आपके पास में ऐसा सेंड लाइक अपीयरेंस वाला माइक्रोस्कोपिक ग्रैन्युअल्स होंगे, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं उनसे? सोचो क्या कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक सैंड जो है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सैंड लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास, तो आप उससे क्या क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के ऊपर सोचते आना चाहिए, एनालिसिस करते आना चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ डायटोमेशियस अर्थ। बताओ बेटा जल्दी से, एक भी स्टूडेंट नहीं बता पा रहा है। कुछ तो सोचो, क्या करते हैं आप, किस किस चीजों में यूज कर सकते हैं आप उसको। माइक्रोस्कोपिक सैंड लाइक पार्टिकल्स अगर है, क्या क्या करवा सकते हैं आप उससे? कुछ भी नहीं, फेंक देते आप। डायटोमेशियस अर्थ अगर आपको मिले तो क्या करोगे आप? फेंक दोगे? तो देखो अलग अलग इंडस्ट्री कैसे यूज करती है उसको। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, तो माइक्रोस्कोपिक सैंड लाइक है, तो उसमें से पास करेंगे अगर, तो दो माइक्रोस्कोपिक ग्रैन्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो भी बहुत ही कम लेवल का होगा। ओके, तो इस तरह से हम उसमें से फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से करवा सकते हैं, किसी चीज को अच्छे से फिल्टर आउट करवा सकते हैं। तो आप क्या क्या फिल्टर आउट करते हैं बताओ तो जरा। पहला, इन ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं इसको। ऑयल इंडस्ट्रीज में ऑयल इंडस्ट्रीज में ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए, और ऑयल फिल्ट्रेशन। अब आप मुझे ये बताओ, ऑयल इंडस्ट्री में ऑयल प्लांट के किस पार्ट से निकाला जाता है? रूट और लीव। यस, बोलो बेटा, सही से सही बोल रहे थे शायद आप। सर रूट या लीव्स। नहीं बेटा, रूट या लीफ से? सर सोया सीड्स, मैंगो सीड्स। सीड्स से। ओके, जैसे कि आप
ग्राउंडनट ऑयल आपको मिल रहा है, पीनट ऑयल मिल रहा है, तो आप वहां से उस पीनट की सीड से निकालेंगे। सोयाबीन ऑयल निकाल रहा है तो सोयाबीन की सीड से ऑयल निकल रहा है। ओके, कोकोनट ऑयल है तो वो भी, कोकोनट भी एक तरह की सीड है, वो जिसको हम फ्रूट बोल रहे हैं कोकोनट, उसके अंदर वहां पर एंडोस्पर्म होता है। हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, आप रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे एंडोस्पर्म के बारे में। तो एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म सीड के अंदर होता है। तो जिस मेनली हम जिस भी चीज का ऑयल निकाल रहे हैं, इंडस्ट्री में ऑयल वहां पर निकाला जाता है, तो मेनली सीड को ज्यादा यूज करते हैं। और सीड का कवरिंग होता है हमेशा, जो उसको कवर करता है। तो सीड को अगर जब हम क्रश करेंगे तो सीड के साथ में कुछ सीड के जो हार्ड कवरिंग है उसके भी कुछ ट्रेसेस आ जाएंगे। ओके, तो वो जो ऑयल होगा वो क्लियर नहीं दिखेगा हमें, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा उसमें। वहां पर कुछ सीड के टूटे हुए ट्रेसेस, सीड के कवरिंग्स के टूटे हुए ट्रेसेस आपको दिखेंगे। ओके, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए फिल्ट्रेशन किया जाता है। और उनमें से एक फिजिकल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में, फिजिकल फिल्ट्रेशन मतलब मटेरियलिस्टिक, तो फिजिकल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में वहां पर किसल गुड़ का भी यूज करते हैं। ओके, कुछ कुछ कंपनीज करती है, कुछ कुछ नहीं करती। तो जिनको बहुत ज्यादा प्योरिटी चाहिए, बहुत ज्यादा कम वहां पर जो है वो सीड के ट्रेसेस वगैरह आए या नहीं के बराबर आए, ऐसे चाहिए, वो लोग इससे डायटोमिशियस अर्थ का यूज करते हैं। उसमें से ऑयल को पास करेंगे, ठीक है, जो सीव्स वगैरह बनाए जाते हैं उसके साथ में ये ऊपर, उसके ऊपर रख देते हैं। और उसमें से जब पास करते हैं तो केवल माइक्रोन लेवल वाले ही मॉलिक्यूल पास हो पाते, तो फ्लूइड पूरा पास हो जाता है। और कुछ अगर हार्ड पावर सॉलिड चीज है तो ऊपर वो रह जाएगी रिटेंटेड में। ओके, फिल्टर आउट नहीं होगी, फिल्ट्रेट में नहीं जाएगी। तो ऑयल इंडस्ट्री में। दूसरा, फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है? फार्मा इंडस्ट्री में क्या करते हैं बेटा? फार्मा इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? फार्मा इंडस्ट्री क्या बनाया जाता है फार्मा इंडस्ट्री में? medicines, हाँ, मेडिसिन। ओके, तो केमिकल्स और मेडिसिन बनाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के फार्मा इंडस्ट्रीज में। ओके, तो फार्मा इंडस्ट्री में कैसे यूज होगा? तो आपने देखा होगा कि जब आपको बचपन में, या फिर आपको बचपन की याद नहीं है, तो आपने देखा होगा कि आपके घर के पास में या घर में कोई छोटे बच्चे वगैरह है, तो कभी कभार उनको कोई मेडिसिन अगर देता है डॉक्टर, तो ऐसे पाउडरस फॉर्म में देते हैं। और उस पाउडर के साथ में डिस्टिल वाटर की एक ये भी देते हैं, डिस्टिल वाटर भी देते हैं वहां पर। तो वाटर मिक्स करके उस मेडिसिन को फ्रेशली बनाना पड़ता है और फिर उस बच्चे को देना पड़ता है 1-2 दिन तक। ठीक है, देखा है किसी ने ऐसा? हाँ सर। Yes. ओके, गुड। तो आप लोग वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिर वो जो सस्पेंशन दिया जाता है, पाउडरस सस्पेंशन, ओके, जो केमिकल का, मेडिसिन का जो पाउडरस सस्पेंशन दिया जाता है वो वेरी फाइन रहता है। तो क्योंकि वो उसमें जाकर के डिसॉल्व जब हो तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए वाटर के साथ में। ऐसा ना हो कि वहां पर वो बड़े बड़े जो है उसकी ऐसे कुछ बड़े बड़े बन जाए वहां पर गठान वगैरह टाइप। तो ऐसे बड़े बड़े ना बन जाए जिससे कि वो उस बेबी को वो लेने में प्रॉब्लम हो। इसके लिए वो बहुत ही फाइन पाउडरस रहता है, एमॉर्फस। ओके, बहुत ही फाइन पाउडरस रहता है, पाउडर सस्पेंशन, ताकि इजीली डिसॉल्व हो जाए। तो उस पाउडर को भी फिल्टर आउट करने के लिए डायटोमेशियस अर्थ को दिया जाता है। तो फॉर प्रिपरेशन और फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ पाउडरस सस्पेंशन, पाउडरस सस्पेंशन ये किया जाता है। तीसरा यूज होता है पेंट इंडस्ट्री में। पेंट इंडस्ट्री,
अब बताओ पेंट वाले कैसे यूज करते होंगे डायटोमेशियस अर्थ को? सोचो। आपने वो कौन है वो एक हीरो रणबीर कपूर, उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी क्या पेंट की? एशियन पेंट। हाँ, नाम तो याद है लेकिन वो क्यों क्या करता है उसमें? शाइन। वो पेंट, लैमिनेशन। हाँ, तो उससे क्या होता है, मतलब वो क्या बताता है कि वो पेंट क्या कर रहा है एक्चुअल में? वो दूसरे जो पेंट धूल से रहती है पेंट में शाइनिंग वो दे। हाँ हाँ, शाइनिंग रहती है। और दूसरा धूल, धूल का क्या बता रहे हो बेटा? वेरी गुड, बताओ। धूल नहीं जमती है ना? Yes. घरों पे धूल नहीं। हाँ सर। धूल नहीं जमती, और बारिश अगर आए तो बारिश के कारण क्रैक्स नहीं पड़ते। सर आपने बारिश फार्मा इंडस्ट्रीज का क्या लिखा है उसके आगे? फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ। फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ पाउडरस सस्पेंशन, पाउडरी सस्पेंशन बनाते हैं ना, तो पाउडरस सस्पेंशन या पाउडरी सस्पेंशन लिखो, कोई इशू। पेंट इंडस्ट्रीज में ऐसे प्लेन बनाने के लिए जो वेदर रिपेलेंट हो, ओके। किसी का माइक ऑन है बेटा? प्लीज माइक बंद कर दीजिए। फॉर प्रिपरेशन ऑफ weather repellent paints, weather repellent paints, ओके। मतलब वो बुरी सी बुरी वेदर में भी अच्छा रहे। अगर बारिश हो रही है, समझ लो बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो जनरली क्या होता है कि बारिश का पानी के कारण मॉइस्चर, वहां पर जो कुछ बूंदे रुक जाती है दीवारों पर, उसके कारण मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर के कारण अलगी वगैरह ग्रो कर सकते हैं और क्रैक पड़ सकते हैं थोड़ा सा। अगर वहां पर मॉइस्चर है किसी वॉल में, तो जब अगर धूप खिलेगी अच्छे से, तो टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों है, तो फिर उसमें क्या होने लग जाता है, क्रैक पड़ने लग जाते हैं दीवारों में, छोटे छोटे क्रैक दिखने लग जाते हैं, ओके। तो पानी रुकेगा ही नहीं, तो फिर ज्यादा क्रैक्स नहीं पड़ सकते, मॉइस्चर रुकेगा नहीं तो ये सिलिका कंटेनिंग है। और सिलिका से हमने बताया कि सिलिका ऑक्साइड SiO2 से ग्लास बनाया जा सकता है, ये ग्लास लाइक है। तो अगर आप ग्लास लाइक अपीयरेंस, ग्लास कांच के ऊपर पानी डालते तो वहां पर रुका रहेगा क्या? ग्लास के ऊपर अगर आपने कोई कांच के मिरर है, मिरर के ऊपर अगर आपने पानी फेंका, तो क्या वहां पर वो पानी, ज्यादातर पानी वहां पर रुका रहेगा क्या? नहीं। Sir, screen is blur. बेटा सब Sir. लोगों को स्क्रीन ब्लर दिख रही है क्या बेटा? नहीं। No, नहीं sir. सर। ओके, No, तो sir. जिसको दिख रही है उसके तरफ का शायद वेदर में सर प्रॉब्लम आपकी होगी या स्क्रीन ब्लर हो गई है सर। क्या बेटा? हाँ, तो वेदर रिपेलेंट पेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे गर्मी के टाइम पर ज्यादा लाइट वहां पर ना आए, तो आपको पता है कि ग्लास जो है वो क्या कर देते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ओके। तो वहां पर सिलिका अगर है, तो उसके कारण जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा बहुत सारी लाइट का। तो मतलब इस तरह से वो टेम्परेचर को, वाटर को वहां पर उसके लिए रेजिस्टेंट बन जाएगी एक तरह से, ओके। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो वेदर रिपेलेंट है। और अगर धूल मिट्टी अगर उड़ेगी, तो उसको वहां पर वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए वेदर रिपेलेंट पेंट बनाए जाते हैं इसका यूज करके, डायटोमेशियस अर्थ का यूज करके। नेक्स्ट, सिलिका है, लाइट गिरेगी तो चमकेगा, तो इसलिए शू पॉलिशिंग के लिए भी यूज करते हैं इसको। ओके, तो शू पॉलिश में अगर इनको मिला दिया जाएगा डायटोमेशियस अर्थ को, तो
जब लाइट पड़ेगी शू के ऊपर तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, उसके कारण ज्यादा चमकीला दिखेगा वो। ओके, फॉर शू पॉलिश प्रिपरेशन। ऐसे यहाँ पर डिफरेंट डायटोमेशियस अर्थ के एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्राइसोफाइट का नेक्स्ट वहां पर कैरेक्टर होता है कि इसका जो मेंबर है नेविक्यूला, नेविक्यूला ये बायोलुमिनेसेंस शो करता है, बायोलुमिनेसेंस। बायो इट मींस लिविंग, ओके, लुमिनेसेंस मतलब इल्यूमिनेट होना, मतलब चमकना, तो खुद की लाइट प्रोड्यूस करना उसको हम बोलते हैं लुमिनेसेंस। ओके, कोई ऑर्गेनिज्म खुद ही अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं लुमिनेसेंस हो रहा है। जैसे आपने फायरफ्लाई देखे होंगे बेटा, जुगनू देखे? हाँ सर। नो सर। Yes, sir. एटलीस्ट इसमें तो देखे होंगे मूवीज वगैरह में, किसी भी इसमें ऐसे कुछ सीरियल Yes, sir. वगैरह में, मूवी है ना, तो रात के टाइम पर वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ओके, क्योंकि उनके पास में एक केमिकल होता है ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरिन ये केमिकल होता है उनके पास में, और ये ल्यूसीफेरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता रहता है उनमें, तब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है, और ये ल्यूसीफेरिन वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के प्रोडक्ट से फिर ये इल्यूमिनेट करवाता है, तो ल्यूसीफेरिन के कारण उसमें इल्यूमिनेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्क्रीन रिडक्शन। बहुत ब्लर आ रही है आपकी सर। बेटा मैं स्क्रीनशॉट के टाइम पर पूछूंगा, अगर स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं ले पाए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट में खींच करके दे दूंगा बेटा, पिक जो है वो सेंड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, आप सारी चीजें समझ। बेटा मैंने जो पढ़ा है वो समझ में आया क्या अभी तक? तो स्क्रीन Yes, अगर sir. ब्लर है तो मैं आपको पिक भेज दूंगा, ओके। और दूसरी बात, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग को वीडियो भी दे दूंगा उसका, Okay, sir. ओके। हाँ, तो लूसीफेरिन इस केमिकल के कारण ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चलती है, तो उसके कारण यहाँ पर ये लूसीफेरिन इल्यूमिनेट होता रहता है, ओके। तो दिन के टाइम में भी होता है, लेकिन इतना कम वहां पर इल्यूमिनेशन रहता है फायरफ्लाई के अंदर कि दिन के टाइम में इतना उजाला है तो हमको उसका वो नहीं दिखता, उसका खुद का वहां पर लूसीफेरिन का से वहां पर इल्यूमिनेशन। लेकिन नाइट में थोड़ी सा भी उजाला हो तो हमको दिखने लग जाता है, ओके। जैसे आप अगर किसी रात के टाइम पर 12-1 बज रहे हैं और आप इतने रात में, घनी रात में जो है वो आप अंधेरे में आप जो है वो किसी इसके पास में से गुजर गए, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवयार्ड के पास में से, स्मशान वगैरह के पास में से, ऐसी जगह जहाँ पर कि वहां पर जिनकी डेथ होती है उनको रखा जाता है या जलाया जाता है, तो ऐसी जगह पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कुछ बोन वगैरह पड़ी रह सकती है, और बोन में फास्फोरस है, और व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फास्फोरस जो है वो थोड़ा सा वहां पर लाइट इमिट करता रहता है। तो बहुत बार होता है कि लोग जो है वो ऐसी जगह के पास में से जाते हैं कभी, और उनको थोड़ी सी लाइट दिखती है तो बोलते वहां पर कोई है, वहां पर कोई, ओके। तो फास्फोरसेंस फिनोमेनन, वैसे ये लाइट में थोड़ा सा भी लूसीफेरिन वहां पर ग्लो कर रहा है तो वहां पर वो वहां पर अच्छे से दिखते हैं, फिर हमको सर ब्लर लाइट। दिख रही है सर स्क्रीन। बेटा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया अभी, अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ स्क्रीन पर, नेक्स्ट वाला अगला, ओके। तो लाइट की डिम वगैरह होगी, लाइट इसके कारण हो सकता है, पावर कट हुआ था, बारिश वगैरह चल रही है, इसके कारण कुछ होगा। तो बायोलुमिनेसेंस वहां पर शो करते हैं कुछ डायटम्स, लेकिन सबसे अच्छा बायोलुमिनेसेंस डायनोफ्लेजलेट्स पढ़ेंगे हम कल के दिन, उसमें नॉक्टिलुका बायोलुमिनेसेंस अच्छा शो करता है। इसलिए आपको वहां पर ये अगर पूछा कि बायोलुमिनेसेंस को कौन शो करता है, और नेविक्यूला और नॉक्टिलुका दोनों आ गए, तो एक्चुअल में दोनों करते हैं, तो बोथ वाला ऑप्शन नहीं आया, तो प्रॉपर बायोलुमिनेसेंस किसमें अच्छे से किसमें दिखता है, तो नॉक्टिलुका में, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है कि डायटम्स,
डायटम्स एंड डेजमिड्स में रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का हो सकता है। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जब सुटेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेंगे एंड जाइगोट बनेगा। ओके, मतलब गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट फॉर्म होंगे और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। ओके, अब स्क्रीनशॉट लेकर के देखो बेटा, अगर किसी के इसमें स्क्रीनशॉट क्लियर आ रहा होगा तो लो। मैं सेंड कर दूं? ओके, आपके इसमें स्क्रीनशॉट क्लियर आ रहा है बेटा? हाँ ओके बेटा, तो फिर आप सेंड कर देना ग्रुप में। अगर किसी के इसमें स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आ रहा हो तो ग्रुप से देख लेना बेटा। ओके, कर देना बेटा आप वहां पर शेयर। डन, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। ओके गुड। कल हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ डायटम्स हैप्लॉइड होते हैं और कुछ डायटम्स डिप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड अगर पेरेंट है तो उनसे प्रोजेनी भी हैप्लॉइड बनना चाहिए, तब थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और डिप्लॉइड है अगर डायटम्स, तो उनसे डिप्लॉइड प्रोजेनी बनना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलेंगे। तो दो टाइप का हम वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पेरेंट्स में दिखाएंगे कल के दिन, एंड देन फिर डायनोफ्लेजेलेट्स को पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। Bye, थैंक sir. यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा।